हूं प्रियंका संभव आपके साथ और मनी 9 हर दिन दोपहर 2 से 3 के बीच में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब देता है। और ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन हमने फिक्स किया हुआ है बीमा के लिए। तो बीमा से जुड़े आपके जो भी सवाल है उसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स आपको लाइव देते हैं। आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक ऐसा निवेश का प्रोडक्ट है जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए भी निवेश करते हैं और इंश्योरेंस भी खरीदते हैं। लेकिन आपने भी श्योर सुना होगा कि कभी भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करने की सलाह बहुत सारे लोग देते हैं। तो चलिए आज समझेंगे कि ये यूलिप कैसे काम करते हैं, क्या आपको इसमें निवेश करना है या नहीं करना है। लेकिन आप हमसे लाइव सवाल भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कैसे आप जुड़े हमारे शो के साथ। तो सबसे पहले अगर आप YouTube पर हमारा ये शो देख रहे हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स पर आप अपने लाइव सवाल हमें भेजिए। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम लगातार आपके सवालों को देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। 9311121874 पर व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल, ईमेल भी कर सकते हैं और अपने सवाल के साथ पूरी जानकारी दीजिएगा, यानी डिटेल में सवाल दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट उसे अच्छी तरह से समझ कर आपको जवाब दे सके। सवाल के साथ अपना नाम, उम्र, शहर का नाम, मोबाइल नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आपसे सीधा बातचीत भी कर सकें, यानी आपको हमारे शो में लाइव जोड़ सके और आप खुद अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो आज हेलो मनी 9 के इस इंश्योरेंस स्पेशल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं फिनकार्ड के डायरेक्टर और को-फाउंडर रवि शर्मा जी। थैंक यू सो मच रवि जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आज हम यूलिप पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं यूलिप बहुत बदनाम है कि इसमें रिटर्न नहीं मिलता है। आप म्यूचुअल फंड में जिस तरह से निवेश करते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन इसके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं, फिर हम यूलिप में क्यों निवेश करें। तो आप यूलिप को कैसे देखते हैं? आप यूलिप को किस तरह के निवेशकों के लिए एक सही प्रोडक्ट मानते हैं? प्रियंका जी, मुझे लगता है कि इस सवाल को छेड़ना कुछ ऐसी बात है कि आपने बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर ली है। जैसे इस देश में धर्म के ऊपर बात कर ली है, ये उस तरीके का मुद्दा है। तो समस्या ये है कि जब यूलिप स्टार्ट हुआ था 2008-7 से पहले, तो इसमें जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अपफ्रंट कॉस्ट होती थी। तो अगर आज आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 4 तरीके के चार्जेस जो हैं इस यूलिप को आपके फेवर में काम करने से रोकते हैं। तो पहला चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपके प्रीमियम से डिडक्ट कर लिया जाएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मान के चलिए अगर 10% है और आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया तो 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो आपका डे 1 पे 10% लॉस है। बाकी 2-3 चार्जेस हैं। एक है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, अगेन कॉस्ट इनहांस करने के लिए, बेनिफिट इनहांस करने के लिए एजेंट्स के, ना कि क्लाइंट के। इंश्योरेंस कंपनी ने इनको ज़्यादा रखे जाते हैं, देखा गया है। फिर फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो है, जो आपको पैसा मैनेज करने के लिए पे करना होता है। ये काफ़ी जेंटल चार्ज है क्योंकि आप चाहे म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ बाय करें, वहाँ पर एक फंड मैनेजर अपनी फीस लेता है उस पैसे को सही तरीके से निवेश करने के लिए, जो एक लेजिमिनेट फीस है। फिर लास्ट होता है मोर्टालिटी चार्जेस। क्योंकि ये यूलिप है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और टैक्स फ्री होने के लिए 10 गुना इंश्योरेंस प्रीमियम का लाइफ कवर भी दिया जा रहा है। तो उसकी एक स्मॉल फीस होती है जिसको हम मोर्टालिटी फीस कहते हैं। तो अमूमन देखा गया है कि जब ये चारों चार्जेस पहले कंबाइन किए जाते थे तो देखा जाता था कि ये टोटल कॉस्ट जो है वो किसी किसी केस में 10 से लेके 20% के आसपास भी रही है कई महीनों में। महंगा हो गया। मैं जितने पैसे निवेश करने के लिए जितने का मैं चेक दूंगी या पेमेंट करूंगी, इसमें से कुछ पैसे इन चार्जेस की तरफ चले जाते हैं। करेक्ट। तो अब क्या हुआ कि उदाहरण के तौर पे मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट होगा और मार्केट ने रिटर्न दिए 15%, और अगर पॉलिसी के चार्जेस 20% हैं तो डिस्पाइट फंड मैनेजर ने अपना काम कर दिया और 15% रिटर्न निकाल के दे दिए, बट चार्जेस कटने के बाद इन्वेस्टर के हाथ में पहले साल में -5% रिटर्न आएगा। तो इस तरीके के चार्जेस की वजह से यूलिप के ग्रॉस और नेट रिटर्न्स में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप किसी फंड को मनी कंट्रोल या गूगल पे सर्च करते हैं तो वो आपको दिखाएगा कि पिछले 5 साल का रिटर्न 17% है, 15% है, 14% है। बट जब क्लाइंट अपनी पॉलिसी से कंपेयर करता है तो वो रिटर्न्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि फंड ने रिटर्न जनरेट किए लेकिन फंड इंश्योरेंस कंपनी ने उसे यूनिट कैंसिल करके कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद बाकी का पैसा आपके फंड वैल्यू में दिखाया, जिसकी वजह से लोगों का एक्सपीरियंस
बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले 12-15 सालों में, और इसको चारों तरफ से मुझे लगता है कि बैड माउथ किया गया है, और इसको एक तरीके से ये माना जाता है कि दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट टू मेक इन बट डू यू ऑल्सो इक्विटी फील दैट इन्वेस्टमेंट। इज इट द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट? क्योंकि एक्सपर्ट्स भी कई बार कहते हैं कि आप निवेश और बीमा को मिक्स नहीं कीजिए, तो आपको क्या लगता है, क्या इसको जितनी बैड पब्लिसिटी मिली है ये उसके लायक है, या आपको लगता है कि इसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है यूलिप्स के साथ? देखिए प्रियंका जी, चैलेंज ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अगर हम फिगर आउट कर लेते हैं, तो यूलिप्स में रिटर्न्स क्लाइंट के इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि उनकी अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा थी। अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट फिगर आउट कर ले जहां पर ये अपफ्रंट कॉस्ट ना हो, तो ये एक प्रोडक्ट जो है बेहतर बन सकता है बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट से। तो मैं आपको इसको आपके यूजर्स के सिंप्लिसिटी में मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के तौर पे HDFC का एक क्लिक टू इन्वेस्ट प्रोडक्ट है और HDFC का प्रो ग्रोथ प्लस है। एक डिजिटल प्रोडक्ट है, एक नॉन डिजिटल प्रोडक्ट है। प्रो ग्रोथ प्लस के अंदर अपफ्रंट चार्जेस है, क्लिक टू इन्वेस्ट के अंदर कोई अपफ्रंट चार्जेस नहीं है। तो जब हम कॉस्ट देखते हैं तो क्लिक टू इन्वेस्ट के अंदर जो टोटल कॉस्ट है वो 1.5 से 2% के आसपास ही है, ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड के बराबर है। तो आपने क्या किया कि अब आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो म्यूचुअल फंड के बराबर कॉस्ट चार्ज कर रहा है, रिटर्न्स मार्केट के डिलीवर कर रहा है, बट म्यूचुअल फंड से 2 मायनों में वो आगे है। एक, अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए तक का है साल का, तो जो भी आप उसमें रिटर्न्स बनाने वाले हैं वो रिटर्न्स टैक्स फ्री होंगे। वेरएस अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स करते हैं या फिर कोई और दूसरा प्रोडक्ट करते हैं, ETFs करते हैं, वहां पर आपको गेन पे 10% टैक्सेस देने पड़ेंगे। 1 लाख के ऊपर के गेन्स पर आपको देना पड़ता है। करेक्ट। दूसरा क्या होगा, द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि आपको जब आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरा बास्केट दे दिया जाता है 6, 7, 8 फंड्स का, कि ये उनका एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक बैलेंस फंड है, एक डेट फंड है। आप अपनी सुविधा के अनुसार या मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आप अपने फंड्स को रोटेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि अभी बहुत लोगों को फियर है कि यूएस की वजह से इंडिया में भी रिसेशन आ सकता है, तो आपको लगता है कि इक्विटी बहुत वोलेटाइल है, तो आप अपना पैसा इक्विटी से डेट में स्विच कर सकते हैं, बैलेंस में स्विच कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनल स्विचेस हैं, ATC का भी बेनिफिट हमें यूलिप में मिलेगा, राइट? टैक्स जी, के तो लिए ये इसका एडिशनल एडवांटेज है। लेकिन मैं जैसे मैंने बोला स्विचेस का, जनरली स्विचेस अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। यूलिप के अंदर ये एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज है। फिर तीसरा है, जो आप प्रीमियम देते हैं 1.5 लाख तक आप इसको ATC के अंदर भी क्लेम कर सकते हैं। सो 3 फायदे जो रवि जी ने बनाए क्विकली, कि आपका रिटर्न इसमें टैक्स फ्री होगा 2.5 लाख तक का अगर आपने उसमें निवेश आप प्रीमियम है, राइट? और आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन इक्विटी टू डेट, इन बिटवीन उसमें आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तीसरा, ATC का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शुरुआत में कही रवि जी ने, कि आप देखिए अपफ्रंट कॉस्ट आपको क्या क्या देना पड़ रहा है, वो चार्जेस की वजह से ये एक्सपेंसिव बन जाते हैं, और इसलिए आपको ऐसे प्लान चुनने चाहिए जिसमें ये कॉस्ट कम हो। आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, आपके पॉलिसी एडजस्टमेंट चार्जेस, आपके फंड मैनेजमेंट चार्ज और मोर्टेलिटी रेट, इनको कैसे आप स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, रवि जी से मैं आगे पूछूंगी। पर रवि जी, हमारे कॉलर अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान जुड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। नमस्ते नरेश जी, आपको लगता है आपने बहुत देर इंतजार करा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि यूलिप हमेशा से कमीशन को लेकर बदनाम है। मेरा बीमा एजेंट भी बता रहा था कि अब कमीशन काफी कम हो गया है, तो एजेंट का दावा कितना सही है? मतलब यूलिप में निवेश में कुल कितनी लागत हो सकती है? ओके, सो कमीशन को लेकर के परेशान है नरेश। यहाँ पर एजेंट ने इनको कहा है कि कम है, कभी कहा है ज्यादा है, तो निवेश में कितनी लागत आती है, यानी कितना, इनफैक्ट हम इनके बारे में बात भी कर रहे थे नरेश जी। रवि जी, आप नरेश जी को क्या बताना चाहेंगे, यूलिप में क्या लागत ज्यादा होती है, कमीशन पर ज्यादा इनको पैसा देना पड़ता है, इनके जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है उसमें से जाएगा या कम जाएगा? आप इन्हें क्या सलाह देंगे? नरेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्ट जो है कम जरूर हुई है, बट अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे हिसाब से कुछ 23 इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में,
3 या 4 इंश्योरेंस कंपनीज को अगर मैं छोड़ दूं, उनके भी 3 या 4 प्रोडक्ट्स हैं, बाकी सारे पॉलिसीज में आपको अपफ्रंट कॉस्ट मिलेगी। देखिए, यूलिप के अंदर अपफ्रंट कॉस्ट होने का रीजन ये है कि यहाँ पर एजेंट्स को कमीशंस पे करने होते हैं अपफ्रंट, वो थोड़े ज्यादा होते हैं, उनको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। तो अगर मुझे बहुत अपफ्रंटली बात करनी है, विच आई डोंट, वी आर नॉट हेजिटेट टू इट, अभी तक जो मेरी समझ है, HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट, HDFC क्लिक टू वेल्थ और बजाज अलायंस का फ्यूचर वेल्थ गेन ओनली अप टू द प्रीमियम ऑफ मोर देन 20,000 रुपीज पर मंथ प्लस मैक्स का यूलिप है। ये 4 यूलिप्स को अगर मैं हटा दूं तो इसके अलावा कोई भी ऐसी यूलिप्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जहां पर आपको कॉस्ट ज्यादा ना देना पड़े। तो यहाँ पर जब आप यूलिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉस्ट को लेके आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। अगर उसमें अपफ्रंट कॉस्ट है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप यूलिप इन्वेस्टमेंट्स ना करें, आपके फायदे में नहीं रहेगा। आप सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट्स पे रिस्ट्रिक्ट करें, तभी आपको बेनिफिट है। अदरवाइज आप ज्यादा कॉस्ट पे करेंगे, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से आपको ज्यादा वैल्यू प्रपोजिशन नहीं रहेगा, आप उससे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में बना सकते हैं टैक्स पे करने के बाद। कमीशन देखना होगा, अगर सच में वाकई में बहुत ज्यादा, कुछ जगहों पे कम हुआ है जैसा कि आपके एजेंट ने बताया, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा भी है, तो आपको ये कॉस्ट जो है, अपफ्रंट कॉस्ट क्या लिया जा रहा है, उसे जरूर समझें, और अगर वो बहुत ज्यादा है तो वहां पे निवेश ना ही करें तो बेहतर है। तो रवि जी, अगर कोई यूलिप में निवेश करना चाहता है, एक बात आपने कही कि डिजिटल यूलिप्स को चुने, क्यों? क्योंकि वहां पर शायद कॉस्ट, अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो कम होता है। स्मार्टली आपको कैसे इन कॉस्ट से आप बच सकते हैं, कोई आप हमें बता सकते हैं? मैं कहूँगी ट्रिक नहीं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का क्या हो सकता है तरीका, अगर आपको यूलिप में निवेश करना है? देखिए, जब हम किसी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में यूलिप्स ऐड करते हैं तो हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, है ना। एक, हम ऐसी यूलिप्स एडवाइस करेंगे जिसमें कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट ना हो, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है, 2 ऐसे चार्जेस है यूलिप में जो लेजिमिनेट है और लगेंगे। वन इज फंड मैनेजमेंट चार्जेस, सेकंड इज मोर्टालिटी चार्जेस। फंड मैनेजमेंट चार्जेस वेरी नहीं करते हैं, सेम रहते हैं, आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोर्टालिटी को आप स्मार्टली देख सकते हैं। कैसे? अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 35 साल 40 साल है, तो रादर देन कि आप यूलिप अपने नाम पे परचेस करें, आप उसकी जगह पे अपने बच्चे के नाम पे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एज कम है, तो मोर्टालिटी जो है 60 से 70% तक कम हो जाएगी। अगर बच्चे नहीं है तो आप देखेंगे कि जनरली विमेंस की मोर्टालिटी कम होती है एज कंपेयर टू मेल। तो आप वाइफ के नाम पे पॉलिसी ले सकते हैं, उनको लाइफ एश्योर्ड बना सकते हैं, तो थोड़ी सी मोर्टालिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों की एज 40-45 साल से ऊपर है ना, और अगर बच्चे नहीं है, तो फिर मेरी सलाह रहेगी आप यूलिप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं बनी हुई है। अगर आपके पेरेंट्स पॉलिसी ले रहे हैं, जैसे कई बार ये होता है कि ग्रांड पेरेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उसमें आप मोर्टालिटी के नाम पे आप ग्रांड डॉटर्स या ग्रांड सन को आप ऐड करा सकते हैं। ये आपको कॉस्ट कम करने में मदद करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एनुअल, नंबर 3, अगर आप एनुअल प्रीमियम में ले रहे हैं, मेरी सलाह रहेगी कि आप मंथली प्रीमियम में लें। जिससे क्या होगा कि यूलिप भी आपके SIP की तरह काम करेगी, धीरे धीरे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा, जिसकी वजह से डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपकी बेटर रहेगी। अगर आप यूलिप लमसम प्रीमियम में लेना चाहते हैं, एनुअल में लेना चाहते हैं, तो सारा का सारा पैसा एक साथ मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय आप पहले बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे 5-6 महीने में अलग अलग लेवल्स पे आप उसको स्विच करें। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं यूलिप्स के अंदर, तो यूलिप्स 5 साल के अंदर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी बेटर रिटर्न डिलीवर कर सकती है, जब हम पोस्ट टैक्स बेसिस पे बात करेंगे तो। ठीक है। और क्या रवि जी, यूलिप्स केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही निवेश करती हैं, या फिर इनका निवेश डेट और बॉन्ड मार्केट की तरफ भी होता है? तो यूलिप के अंदर जैसा मैंने बताया कि आपको बास्केट मिलता है, तो यूलिप इस तरीके से है, सबवे की तरह है ना। आप अपनी ब्रेड डिसाइड कर सकते हैं, आप अपनी वेजेस डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने सॉसेस डिसाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यूलिप में जब आपने प्रोडक्ट परचेज किया, तो दे आर नॉट सेलिंग फंड, उन्होंने आपको बास्केट दे दी है। उसमें एक लार्ज कैप फंड भी है, एक लार्जर मिड कैप फंड भी है, एक मिड कैप फंड भी है, बैलेंस फंड भी है, डेट फंड भी है, और इक्विटी सेविंग्स फंड भी है, जिसमें 70% डेट है, 30% इक्विटी है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से फंड चूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल फंड भी चूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं,
मुझे लार्ज कैप में 20% करना है, 20% मिड कैप में करना है, 20% बैलेंस में करना है, 20% डेट में करना है, 20% इक्विटी से भी। तो ये कंप्लीटली कस्टमाइज आपके तरीके से काम करता है और यही फ्लेक्सिबिलिटी इसको बेटर बनाती है। राइट, तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। और लेकिन इसे मुझे जो समझ में आया आपकी बात से, आपको ये केवल इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना, ये आपका इंश्योरेंस प्लान नहीं हो सकता, एम आई राइट? ये कभी भी इंश्योरेंस के लिए ये प्रोडक्ट आया भी नहीं था मार्केट में। आप देखिए, जब इसका इनोवेशन हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती थी जो म्यूचुअल फंड से compete कर सके, जिससे उनको वो जो मार्केट में आज इंडिया का SIP जो मंथली जा रहा है वो करीब 13,000 करोड़ का है। हर महीने 13,000 करोड़ रुपए ऐसे SIP इन्वेस्ट होता है, जिसमें 80% SIP मार्केट लिंक्ड है, लेकिन यूलिप का वो शेयर नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेके आई है। अब चूंकि इसके अंदर हमें टैक्स बेनिफिट देना है, IRDA इनकम टैक्स का लॉ क्या बोलता है कि अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवर नहीं है तो इसके रिटर्न जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे, कैपिटल गेन के फॉर्म में नहीं, एज पर इनकम टैक्स स्लैब के फॉर्म में। तो उसको बेहतर करने के लिए इंश्योरेंस कवर देना मजबूरी है। लेकिन ये कवर चूंकि बहुत छोटा होता है, अगर आप 1 लाख रुपए का साल का प्रीमियम दे रहे हैं तो ये कवर 9 लाख रुपए का है, सॉरी 10 लाख रुपए का है। तो ये इतना यूजलेस बेनिफिट है नहीं आपके लिए। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट मत देखिए, जो आपको एक एडिटेड एडवांटेज दे रहा है जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिल रहा है, अप टू 20,000 रुपीज पर मंथ पर पैन। उसके बियॉन्ड आपको म्यूचुअल फंड ही करना चाहिए। ओके, सो बिल्कुल भी इसको आप इंश्योरेंस समझने की गलती नहीं कीजिएगा कि अगर ये है तो देखिए मैं तो इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, वेल्थ भी क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे पास एक इंश्योरेंस है, ये गलती मत कीजिएगा। ये प्योरली एक निवेश के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है और इसको निवेश के लिए इस्तेमाल कीजिए। कैसे चुने सही प्रोडक्ट, इस पर तो रवि जी ने काफ़ी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। इस बातचीत को आप थोड़ा सा पीछे जा करके देख सकते हैं।